नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वित्त नियंत्रक डॉक्टर आभा गरखाल बोहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भावना धोनी, जो कि स्पेशल बीएड में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। भावना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनीता जी। जी। हमारे साथ मौजूद हैं योगेश गुरुरानी जी, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कार्मिक हैं और एक स्पेशल पेरेंट हैं, और परिवार संस्था है जो स्पेशल बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स की, तो उस संस्था के नॉर्थ जोन के सचिव हैं। खुद स्पेशल पेरेंट्स हैं, उनका बेटा जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से प्रभावित है। गुरुरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। जी। और हमारे साथ मौजूद हैं निर्मला जी। निर्मला जी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्मिक हैं, यहाँ की शान है एक तरह से हम कहें। अभी जापान से लौटी हैं। बहुत सारे मेडल जो हैं आपने पैरा ओलंपिक में जीते हैं। एक छोटी बच्ची की माँ हैं और खुद डिसेबल हैं, व्हील चेयर में चलती हैं। तो हम सब के लिए एक मिसाल हैं कि किस तरह से वो हम सबसे कहीं ज़्यादा जो है वो एक्टिव हैं। निर्मला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका और आप सभी का कि आप सबने मुझे इतना ये बोला कि ये यहाँ की शान है। मैं यही चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि जिससे कि मेरी जीविका जो होती है, कि जीने की एक जिज्ञासा होती है, उसको जीवित रखूँ, और जितने भी मेरे दिव्यांग भाई बहन हैं वो भी आगे बढ़कर आए, वो भी जीवन के जीने की एक चाह रखें। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम बोझ हैं और जितने जल्दी वो ये बोझ इस धरती से निकल जाए। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत गौरवपूर्ण शब्दों को से सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है और इस बार की थीम क्या है उस पर भी हम लोग आएंगे, डॉक्टर भावना धोनी से जानेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले भावना जी आप ही बताएं कि जो इस बार की थीम किस तरह से रखी गई है और किस तरह से पूरे देश भर में इस दिवस को मनाया जा रहा है। सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। 1992 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिन शुरू किया गया था, तब से हम इसे लगातार मना रहे हैं और प्रत्येक वर्ष इसकी कोई ना कोई एक थीम दी जाती है। जो इस बार की थीम है वो है ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फिलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी समाधान, एक सुलभ और न्याय संगत दुनिया को बढ़ावा देने में नवाचार की भूमिका। 1994 से हम समावेशन की बात करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि परिवर्तनकारी हम समाधान ढूंढ रहे हैं उस समावेशन के लिए। परिवर्तनकारी समाधान इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि अभी अभी हम कोविड जैसी बीमारी के एक पैंडेमिक सिचुएशन से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे समाज में एक परिवर्तन आया, तो उस परिवर्तन से हर कोई प्रभावित हुआ है, पूरी मानव जाति। तो दिव्यांगजन उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। तो उनके इंक्लूजन के लिए कि जो परिवर्तन आना चाहिए, तो उसमें नवाचार जो हमारा इनोवेशन है कि उसकी क्या भूमिका हो सकती है। इनोवेशन मतलब हम क्या टेक्निक, टेक्नोलॉजी और मेथड यूज़ करें कि जिससे कि उनमें परिवर्तन आए और समाज में उनका इंक्लूजन हो। जी। तो बहुत सुंदर थीम इस बार की भावना जी रखी हुई है और काफ़ी जोर शोर के साथ इस दिवस को सरकार भी इस बार मना रही है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। बहुत लंबे समय से हाशिए पर जो हमारा ये तबका था उसको आज मुख्य धारा में लाने की कोशिशें हो रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही कवि हृदय डॉक्टर आभा गरखाल बोहरा जी, जो कि वित्त नियंत्रक हैं विश्वविद्यालय की, स्पेशल मदर हैं, और अभी हाल में उनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसमें आप पूरे जो धारचूला की जो तमाम सारी वैलीज हैं, वहाँ की खूबसूरत भाषा, बोली, तमाम उन शब्दों को आप उन कहानियों के जरिए समझ पाएंगे। तो आभा जी, आप किस तरह से देखती हैं इस दिवस को? ये हमारे जो डिसेबल लोग हैं, खुद आपने जूझी हैं उन बच्चों के साथ में, कुछ मैं चाहती हूँ कि अपने अनुभव आप साझा करें। जी। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि सुनीता मैडम ने मुझसे पूछा है कि मैं कैसे एक दिव्यांग जनों को देखती हूँ या खुद मैं एक दिव्यांग बच्चे की माँ भी हूँ, तो मैं कैसे इस दिवस को देखती हूँ। तो मेरा ये कहना है कि मैं खुद जैसे एक स्पेशल बच्चे की माँ हूँ, तो शुरू से ही हमने काफ़ी स्ट्रगल किया है बच्चे के साथ।
सबसे पहले तो समाज की स्वीकारता, एक्सेप्टेंस के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वहाँ सारे पढ़े लिखे लोग रहते थे, ऑफिसर्स कॉलोनी में रहते थे, सारे प्रशासनिक अधिकारी लोग रहते थे, पुलिस के अधिकारी लोग रहते थे। तो वहाँ पर भी लगता था कि जैसे वो दिव्यांग जो लोग हैं उनको एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता था। वो ये कहते थे कि ये बच्चा ऐसा है, तो हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उन बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होने दिया जाता था शुरू में। तो हम हर चीज़ को वॉच करते थे, लेकिन कह के एक एक चीज़ कह के उनसे कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये कहना व्यर्थ था, क्योंकि वो नहीं सुनते, क्योंकि उनका नज़रिया एक्सेप्टेंस का था ही नहीं ना। उन्होंने सोचा कि ये स्पेशल बच्चा है तो हमारे बच्चे भी इन्हीं की तरह हो जाएगा, तो वो मिक्सअप होने नहीं देते थे। तो हमने इस चीज़ को फेस किया कि ये सब चीज़ें समाज में जो है बहुत गहरी पैठ बना चुकी है कि वो ऐसे नॉर्मल बच्चों के साथ जो है उनको मिक्सअप होने नहीं दिया जाता है। अभी भी लोगों का नज़रिया जो है बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सकारात्मक नहीं है, क्योंकि अभी हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अच्छे पोस्ट में हैं, तो भले समाज जो है एक बार की हमारे बच्चों को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन जो अन्य जो बच्चे हैं उनको वो बहुत ही एक हिकार की जो नज़रों से देखते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले समाज में जो एक्सेप्टेंस है उसको डेवलप करना है। इसके लिए हमें बहुत बड़े स्तर पर अभियान चलाना होगा, जैसे जागरूकता अभियान चलाना है, या फिर हमें जो कई कार्यक्रम जो जैसे मैडम ने बोला कि समावेशी जो इंक्लूजन एजुकेशन है उसके संदर्भ में हमें बात करनी होगी, और उसके लिए पहल भी करनी होगी, मेहनत भी करना होगा, हमको दौड़ भाग भी करनी होगी। ऐसा नहीं कि मतलब हमारे सिर्फ कहने से ही ये चीज़ें परिवर्तन होगा समाज में, ये संभव नहीं है। जी। क्योंकि हम जैसे जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, तो जब तक हम व्यक्ति की मेंटालिटी को हम चेंज ना करें तब तक ये सारे कार्यक्रम एक तरह से व्यर्थ है। तो जागरूकता अभियान चलाने का जो हमारी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब लोगों में परिवर्तन आएगा, समाज बदलेगा, समाज के लोग बदलेंगे, एक थिंकिंग बदलेगी, तब जाके समाज में कुछ परिवर्तन होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत सरकार ने उसके तहत की है कि अलग से स्कूल स्पेशल के लिए नहीं होंगे, हाँ, नॉर्मल स्कूलों में आपको एडमिशन देना है। बिल्कुल, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल स्कूल है वहाँ पर बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता है। ये तो कई हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, हमें अपनी आंखों से हमने इन सब चीज़ों को फेस किया है, देखा है इवन हम लोगों ने। तो वो स्कूल के लोग भी जो है वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई टीचर्स नहीं है, हमारे यहाँ ऐसे बच्चों को संभालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो लेते ही नहीं है बच्चों को, एडमिशन होता ही नहीं है। सरकार ने तो बहुत अच्छी पहल की है, लेकिन उस जो पहल को जो है सही तरीके से कार्य करने वाले स्कूल वाले भी नहीं रखा जाएगा। हाँ, मैंडेटरी है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। वो ये कहते हैं अपनी कमियों का जो है, हमेशा व्यवस्थाओं की कमियां रोते हैं और वो नहीं करते हैं। जी। तो ये चीज़ें तो हम शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर निःशक्त जन आयुक्त बैठते हैं देहरादून में, वहाँ पर भी हम ये टाइमली काम नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमारा जो है एक हम लोग बहुत स्पेशल बच्चों से जुड़े हैं, संस्थाओं से जुड़े हैं, तो हमारा कंसर्न ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से भी, और हम लोगों का कंसर्न होना स्वाभाविक है। इसलिए हम जैसे समाज में कहीं पर भी ऐसे लोग दिखते हैं तो हमारे मन में स्वतः ये भाव आ जाता है कि हमें पूछना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स कैसे इसको देखते हैं। तो हम लोग का पर्सनली भी हम लोग एफर्ट करते हैं, बिल्कुल संस्था के थ्रू से करते हैं, स्कूल के थ्रू से करते हैं जो स्पेशल स्कूल है, लेकिन स्वतः भी हम लोग भी पहल करते हैं। बिल्कुल। तो मैम, स्पेशल बच्चों के किसी और इश्यूज पर भी अभी हम आपसे बात करेंगे। जी, तो अभी मैं योगेश गुरानी जी के पास में आती हूँ, जो कि परिवार संस्था की नॉर्थ जोन के सचिव भी हैं। गुरानी जी, आप किस तरह से, ये संस्था किस तरह से काम करती है, थोड़ा सा बताइए कि कैसे कैसे आप लोग कर रहे हैं काम स्पेशल लोगों के लिए। धन्यवाद सुनीता जी। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। परिवार संस्था एक ऐसी संस्था है जो पूरे इंडिया के पेरेंट्स एसोसिएशन डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स एसोसिएशन की हेड है। उसमें जोन बांटे गए, जिसमें नॉर्थ जोन का मैं सचिव हूँ जी। हम लोग जो भी बच्चों की कोई भी क्वायरी आती हैं उन पे काम करते हैं। अभी जो इंक्लूजन की इस बार बात है, तो ये गेम्स में पहले लिया गया है। अभी गेम्स में, क्योंकि मैं कोच के तौर पे भी काम कर रहा हूँ, तो उसमें अभी इंक्लूसिव में गेम्स बहुत हो रहे हैं। जो भी टीम गेम्स हैं उनमें हमने इंक्लूसिव कर दिया है। अच्छा। यानी कि अगर हमारी क्रिकेट की टीम अगर कहीं जा रही है तो उसमें अगर 11 खिलाड़ी हैं तो 6 स्पेशल होंगे, 5 नॉर्मल होंगे। अच्छा। मतलब स्पेशल बच्चे
नॉर्मल से ज़्यादा बच्चे होंगे। इस तरह से टीम अभी काम कर रही है। जी जी जी। तो ये टीम स्कूल लेवल पे बन रही है या कैसे, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीम्स होती हैं स्पोर्ट्स की? गेम का ऐसा है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहले जाते हैं, उसमें इंक्लूसिव होता है, वहाँ से जो टीम सेलेक्ट होगी वो स्टेट लेवल पे जाएगी, स्टेट लेवल से फिर सेलेक्ट होके नेशनल में, देन इंटरनेशनल। जी, तो ये खास कोई सरकारी स्कूलों के बच्चों की बात है या जनरल बच्चे, जनरल स्पोर्ट्स? कोई भी बच्चा जी जी जो स्पोर्ट्स खेलता है, किसी भी एक, मान लो फुटबॉल की टीम है, लेकिन वो फुटबॉल खेलने वाले बच्चे होंगे जी। तो ये समावेशन पहली बार इसी बार हुआ है या इससे पहले भी होता है? काफी टाइम से, लेकिन अब इस पे थोड़ा जोर देके। बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहता है खेल में? नहीं, अच्छा है। अभी ओलंपिक में हमारी टीम गई थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा, फुटबॉल टीम के। जी जी। और क्या मुद्दे हैं? आप खुद भी स्पेशल फादर हैं, कैसा लगता है सोसाइटी में जब पहली बार इस तरह का आपने फेस किया होगा? क्या क्या भावनाएं आती हैं और लगता है कि कहाँ कहाँ पे बदलना चाहिए समाज को? समाज को बदलना से पहले मेरा मानना है कि पेरेंट्स को बदलना होगा। अगर मैं अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उस दिन मैं आधी लड़ाई जीत लेता हूँ। जिस दिन मैंने अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया, मैं आधी लड़ाई जीत जाता हूँ। उसके बाद समाज में आता है। मैं अपने बच्चे को लेके घर में बैठा रहूंगा तो समाज कुछ नहीं करेगा, मुझे आगे आना होगा। पहले जब तक मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद समाज। भले ही सुनना पड़े, 10 लोग सुनाएंगे, या सुनाएंगे नहीं तो इनडायरेक्टली उनकी नजरें हमें बताएंगी कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, तो वो सब फेस करने का हमें अपना मजबूत दिल भी रखना होगा। ये होता है कि जैसे हम जब फेस करते हैं, अपने बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं, तो अपने आप एक आत्मविश्वास भी आता है, आत्मबल मजबूत होता है, और साथ में क्या होता है, बच्चे की परवरिश भी अच्छी होती है। हम उसको एक अच्छा माहौल देने का भी प्रयास करते हैं। तो जब हम खुद जब कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बच्चे को लेकर, हम कहीं जा रहे हैं, जैसे मैं आभास को शुरू से ही मैं शादियों में ले जाती थी, पार्टी में। जब वो 2-2.5 साल का था तब से मैं खुद ले जाती थी। लोग भले कुछ भी कहें, लेकिन मैं खुद ले जाती थी। और वो उसको डांस करने का बहुत शौक है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो बच्चे होते हैं वो संगीत को बहुत पसंद करते हैं। तो वो डांस करता है, तो साथ में मैं भी डांस करती थी उसके साथ। और मतलब हम समाज में जो है जहाँ गए, हम आभास को लेते हुए गए। तो मुझे कभी मतलब मैंने सोचा बाकी लोगों से मुझे क्या मतलब, मेरी दुनिया तो मेरा बच्चा है। तो जब मैं अपने बच्चे को एक्सेप्ट करूंगी तो दुनिया अपने आप एक्सेप्ट करेगी जी। तो मुझे दिक्कतें कम आती है समाज में जैसे। लेकिन अन्य लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये समाज के जितने स्पेशल बच्चे हैं वो सब हमारे अपने बच्चे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा सोचना आता है मुझे। जी जी जी। भावना जी, आप भी स्पेशल मदर हैं और स्कूल भी आप एक संचालित करती हैं स्पेशल बच्चों का। आप किस किस तरह से आपने शुरुआत में फेस किया? जैसे मैम ने कहा कि जब हम स्पेशल बच्चे के पेरेंट्स हैं, क्योंकि पहली चीज़ है कि जब एक होता ना कि पहला फेस जो होता है वो हर किसी के लिए शॉकिंग होता है, क्योंकि नेचुरल है कि हम एक समाज का हिस्सा है, तो हर किसी को लगता है कि एक जो समाज के वो बने हैं, कहते हैं ना कि एक नियम या एक रूल एक बना, हाँ, कि बच्चा है तो ठीक होना चाहिए और इस तरह से। तो ठीक है कि जब बच्चा हुआ तो लगा तो ज़रूर था कि एक बार को कि हाँ कि स्पेशल बच्चा है, जब पहली बार पता चला। लेकिन तब लगा कि ठीक है कि हर कोई एक से तो नहीं होते हैं। तो वहाँ से जो एक, जैसे मुझे 5 साल में पता चला कि मेरे बच्चे को कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ से जो एक वो जर्नी शुरू हुई मेरी, तो पॉजिटिव ज़्यादा रही। अगर मैं आज ये 18 साल का मेरा बेटा हो गया, अगर मैं देखती हूँ कि इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव क्या रहा, तो पॉजिटिव रहा कि अगर फैमिली का सपोर्ट है या समाज का सपोर्ट है या जो मेरे खुद का, मैं अपने को अगर मैं अपनी ग्रोथ कहती हूँ तो मेरे बच्चे की वजह से बहुत हुई है कि मैं इस फील्ड में आई हूँ। मेरा ये फील्ड नहीं था, तो मैं शिवेंद्र की वजह से आई हूँ। तो मैं ये देखती हूँ कि जैसे गुररानी जी ने कहा कि अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम आधी लड़ाई जीत जाते हैं। क्योंकि अगर मैं ही ये बोलूँ कि नहीं, मैं मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी किस्मत खराब, या इस तरह के शब्द करूँ, तो फिर कोई भी मदद नहीं करेगा। देखिए, मैं पहला कदम तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। और ये मेरी एक निजी राय है कि जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि हर कोई मदद करता है, लेकिन लोग आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। जब मैं खुद कह रही कि मेरी खुद की जर्नी तो पॉजिटिव ज़्यादा है, जब मैं अपने इंसिडेंट सोचती हूँ कि मुझे कहाँ कितनी हेल्प मिली, भले वो फैमिली है या समाज है। कि जैसे मैंने अपनी एज ए स्पेशल एजुकेटर भी मैं अपनी जर्नी शुरू करते करते आज ये यूओयू में हूँ, तो बहुत, जब मैं अपना बीएड की, एमएड की, तो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे और हेल्प भी करते थे कि मैं एक स्पेशल बच्चे के साथ ये सब चीज़ कर रही हूँ। तो मैं मानूंगी कि अगर आप खुद की हेल्प के लिए तैयार हैं तो समाज है। हम हमेशा दोषी ना दें कि वो नहीं करते या
हमें समझाना पड़ेगा ना, तभी तो इंक्लूजन की बात है कि हम समझाएं कि ये भी पार्ट है सोसाइटी का। जैसे छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, हम सब चीज तो स्वीकार करते हैं। तो जब हम लाएंगे ही नहीं, अगर हमने बच्चे दिखाए नहीं मैम, और अचानक कोई देखता है तो हर कोई रिएक्ट करेगा ना। लेकिन सोचिए अगर बचपन से हमारे साथ है, हमारी क्लास में है, हमारे समाज में है, शादी में दिख रहे हैं, जैसे मैम कह रही है मैं लेके जाती हूँ, जैसे अब हमारा एक समाज है तो हमें तो लगता ही नहीं है, हम क्योंकि हम अपने बच्चों को ले जाते हैं पार्टी में, सब जगह ले जा रहे हैं, तो हमें कुछ अलग नहीं लगता। अगर वो उछल भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, तो हमें लगता है ठीक है ना, हर को मतलब चलता है, हर तरह के लोग हैं दुनिया में। जैसे हम लोग ले जाते हैं ना, लोगों को देखने की आदत हो जाती है, तो जो चीज जितना छुपा के रखते हैं, ढक के रखते हैं ना, लोगों की क्यूरोसिटी उतनी ही बढ़ जाती है। जितना हम ले जा रहे हैं रेगुलर, तो बच्चे को भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं, तो वो एक नजरिया उनका डेवलप हो जाता है, देखने का नजरिया, एक्सेप्ट करने का नजरिया, वो रहता तो उनके लिए अटपटा नहीं लगता वो सब चीजें। और परिवार में भी मैम, खासकर बच्चे, जैसे मैंने देखा और बच्चे इतना नहीं करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो इजीली, उन्हें पता कि ऐसे, जैसे मेरा छोटा बेटा कि दादा को ऐसे हैंडल करना या इस तरह से सारे काम करने, तो मुझे इतना नहीं लगता कि उनकी बॉन्डिंग बनाने में भी मतलब मुझे इतना इशू नहीं आया मैम। और एज ए स्कूल अगर आप बात करती हैं, स्कूल में है मैम, कई जगह कई पेरेंट्स का तो रहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बच्चा नॉर्मल मोड के स्कूल में जाए, जैसे हमारी पॉलिसी भी कहती है, वो ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात यह है ना मैम कि स्कूल को रेडी होना बहुत जरूरी है। हम कह तो देते हैं कि उनको नॉर्मल मोड के स्कूल में जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर, रैम्प है, वहाँ पे जैसे अगर ब्रेल है, साइन लैंग्वेज है, और बहुत सारे जो उनके सपोर्टिव है ना, एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए मैम। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है, इश्यूज तो है ना, तो उनको सॉल्व करने के लिए सपोर्ट सिस्टम है तो ठीक है, पर नहीं है तो फिर इश्यूज आते हैं। अगर फिर बच्चे, कई बार मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर मोड से हमारे स्कूल में आए, तो पेरेंट्स कहते हैं कि मैम सपोर्ट नहीं मिला या इस तरह से नहीं हुआ, तो रहता है मैम, लेकिन फिर भी है कि ये कोशिश जो है तो इस वार्ता को जारी रखेंगे। हम आते हैं निर्मला जी के पास में। निर्मला जी अभी जापान से लौटी हैं पैरालंपिक खेल के। निर्मला, आप अपने कुछ अनुभव शेयर करें कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपने दिक्कतें झेली हैं। मैं तो बस यही कहूँगी कि पहले मैं स्पेशल बेटी थी, अब मैं स्पेशल माँ हूँ जी। और मैं भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बेटी को मिस कर रही थी कि मेरी बेटी अभी मेरे बिना रह रही है। मैं वैसे भी उसको बहुत बार छोड़ के गई हूँ, लेकिन विदेश की धरती पे वहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, क्योंकि जब मैं नेशनल जाती हूँ तो वो ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर हूँ, लेकिन उस समय मेरे को ऐसा फील होता कि मैं वाकई अपनी बेटी से बहुत दूर हूँ, क्योंकि बात नहीं हो पा रही थी। वीडियो कॉल में कभी कभी बात होती है तो वैसे मुझे देख के झूमती थी और मम्मी वर्ड बोलती थी, तो उस समय लगता था कि मेरी लाइफ में कितना बदलाव आ चुका है। पहले मैं बेटी कहलाती थी, और जैसा भी मैम ने बताया और सर ने बताया कि हमें फेस करना पड़ता है लोगों को कि स्पेशल बच्चा है तो लोगों का नज़रिया कैसा है, यही सब मेरे माँ बाप ने फेस किया। आप भी जब माँ बनने वाली थी तो तब क्या कुछ दिक्कतें आई या कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, सभी लोगों ने? दिक्कतें तो क्या बोलूँ, ऐसे तो सभी को दिक्कत आती है, क्योंकि जब नारी यहाँ पे जन्म लेती है, हमारे भारतवर्ष में क्या हर जगह ही नारी जन्म लेती है, लेकिन जब वो दूसरे को अपने शरीर से दूसरे शरीर को बनाती है तो सभी को प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर मैं नज़रिया अपनाऊं कि मैं एक स्पेशल हूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सभी को प्रॉब्लम होती है, तो मुझे भी हुई। बैठने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरे लेग बिल्कुल ही नहीं के बराबर ही हैं, तो मैं थक जाती थी, तो मुझे ज़्यादा नहीं बैठा जाता था, क्योंकि मेरे स्पाइनल में भी प्रॉब्लम है, और मैं ज़्यादातर लेटे रहती थी। ऑफिस भी आती थी तो मुझे सहयोगों का बहुत सहयोग मिलता था, तो मुझे कहते थे तो आप रेस्ट कर लो, तो मैं ज़्यादातर रेस्ट ही करती थी। कभी कभी व्हीलचेयर में लेट जाती थी, कभी कभी कुर्सी में ही लेट जाती थी। तो प्रॉब्लम तो मैम हर लाइफ में लगी रहती है, लेकिन यह है कि हमें हारना नहीं है। जैसे बचपन आपका गांव में बीता है, आपके घर में, तो उस समय सोचा था कभी इतना जापान भी जाऊंगी, ओलंपिक भी खेलूंगी, और कभी कल्पना की थी कि इतनी बड़ी होगी मेरी उड़ान करके? बचपन में तो मैम स्कूल जाने का भी नहीं सोचा था जी, क्योंकि जब बच्चे थे तो उस समय हमें कभी साइकिल में कभी पीठ में रख के स्कूल ले जाया जाता था, तो उस समय भी हफ्ते में 2 या 4 बार ही हम स्कूल जाते थे। तो उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रेगुलर स्कूल भी जाऊंगी और मैं कॉलेज भी अटेंड करूंगी, लेकिन वक्त बीतता गया और हिम्मत बढ़ती गई। तो धीरे धीरे ही मैंने वक्त के साथ लड़ना सीखा और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहा खुद से, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा टेंशन में रहते थे और चिंता करते थे कि हमारा बच्चा स्पेशल है
और ये समाज में कैसे रहेगा। अभी तो हम हैं, हमारे जाने के बाद क्या होगा। तो उन सबको जब मैं बाहर के लोग ऊपर से ही आके कह देते थे, अरे तुम्हारे घर में स्पेशल बच्चा है, इसका क्या होगा, बाद में ये टाइम से ही मर जाता तो अच्छा होता। क्योंकि ज़्यादातर वर्ड यही यूज करते कि अरे मर जाए, क्योंकि बोझ ही समझा जाता है। तो उस समय ऐसा लगता था कि नहीं, हमको भी तो जीना है, हमें कहता है हंस के जीना है, खुश होके रहना है, हम भी इंसान हैं, हम भी सोच रहे हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि हम दिव्यांग नहीं, जो इस तरह का सोचता है वो मानसिक दिव्यांग है, जो मानसिकता ऐसी रखता है कि सामने वाला दिव्यांग है और ये ऐसा नहीं कर सकता। दिव्यांग आजकल हर फील्ड में आगे है, दिव्यांग कहीं भी कम नहीं है। क्योंकि जब दिव्यांग ही बोला जाता है तो इट्स मीन की दिव्यांग, तो वो दिव्यांग नहीं है, बस लोगों की सोच दिव्यांग है। जी जी, तो बहुत शुक्रिया निर्मला जी। जैसे कि बात की निर्मला जी ने कि पेरेंट्स को बड़ा तकलीफ होती है कि मेरे जाने के बाद बच्चे का क्या होगा। तो जो परिवार संस्था है गुरानी जी, वो क्या इस दिशा में कुछ काम कर रही है? हाँ, परिवार संस्था इस दिशा में काम कर रही है कि हम लोग अभी एक प्लान ये है कि एक ऐसा होम बनाया जाए जिसमें दिव्यांग हो, वही काम करें जो उनके करने योग्य है। कोई पैकिंग का काम कर सकता है, कोई जो जिस तरह से काम कर सकता है। उस होम में जो सर्विस करेगा, मतलब वो जो दिव्यांग जो भी होगा वो वहीं काम करके पैसा कमाएगा। उसमें एक करेंसी टोकन टाइप होगी जी, नॉर्मल करेंसी, मतलब वो दिव्यांग बच्चों के लिए ही होगी। हाँ, स्पेशल बच्चों के लिए होगी, स्पेशल बच्चे होंगे कि हमें मतलब कल हॉस्टल जैसा होगा। हाँ, हॉस्टल टाइप का होगा। उसी में उनका कुछ काम दिया जाएगा जी, जी, जी। कि कुछ काम जिससे कुछ अर्निंग भी होते रहे, उसकी अपनी इनकम होती रहे। कहाँ ये प्रस्तावित है बनना, क्या अभी हल्द्वानी में या फिर? पहला गाजियाबाद में चल रहा है प्रोजेक्ट। जी जी, एक केरल में है, बॉम्बे में चल रहा है, एक तो राजस्थान में भी है शायद, एक राजस्थान में भी चल रहा है। मतलब ऑटिस्टिक बच्चों ने एक ग्रुप बनाया है, 5-6 फैमिली ने जी, उन्होंने एक फैमिली वहाँ पर डेवलप की है। नहीं, ये परिवार जो कर रहा है वो वाले काम बता रहा हूँ। वैसे तो गाजियाबाद में एक पहले से भी है, बीच में उसमें वो करीब 20 लाख रुपए के आसपास लेते हैं। बच्चा वहीं रहेगा, वहीं खाएगा, वहीं काम करेगा। 20 लाख देना है ना शुरू में, एक तरह से डिपॉजिट। गाजियाबाद में एक ऑलरेडी ऐसा है, ताउम्र के लिए हो गया। बच्चा वहीं रहेगा, हॉस्टल पे टाइप है, वहीं काम करेगा, वहीं खाएगा, वहीं रहेगा, उसका देखभाल भी की जाएगी। इसमें चल रहा है। यहाँ नागदा में पंकज मारू जी हैं, वो भी उसमें जो अभी परिवार के अध्यक्ष हैं। जी जी, वो नागदा में एक उन्होंने पार्क भी बनाया है और वहाँ एक हॉस्टल की भी प्रोग्राम। जी जी, के बाद क्या उसका ये जवाब है मैम कि जैसे पेरेंट्स का होता है कि मैं हूँ और फिर कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो ये जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं वो यही है कि अगर पेरेंट्स चले गए तो उनके बाद उनके बच्चों को कौन देखेगा। बिल्कुल। तो ये संस्थाएं वो काम करती हैं। एक चीज और थी कि गुरानी जी ने बोला था इंक्लूसिव स्पोर्ट्स में, क्योंकि जब इस बार की थीम है तो उन्होंने 3 डायलॉग लिए हैं जिसपे काम करना। उसमें से एक मेन डायलॉग ये भी है कि दिव्यांगता समावेशी विकास के लिए नवाचार की क्या भूमिका। तो उसमें खेल को उन्होंने इस बार इंक्लूड किया है समावेशन के लिए। जैसे उन्होंने बोला था कि उसमें डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड दोनों बच्चे होंगे। तो इस बार की थीम में, और ये जो 3 डायलॉग हैं इनमें से एक है खेल। तो जो हमारा स्पेशल ओलंपिक या जो हम ये पैरा योगा या जो गेम कराते हैं तो उस गेम में इस बार फोकस किया गया इस थीम पे, और इस पे मुझे लगता है काम होगा। जी, क्या बात है। तो चलते चलते आभा मैम, आप बताएं कि बच्ची को आपने इतना सर आँखों पे इतने प्यार से पाला है, उसकी तमाम सारी इच्छाओं की परवाह की है आपने। कुछ और आप स्पेशल बताना चाहें, क्योंकि तमाम सारे इश्यूज होते हैं, वो भी एक नॉर्मल इंसान है, उसकी भी तमाम सारी इच्छाएं हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। कुछ अपना शेयर आप बातें करना चाहें? मैं जो है जो बढ़ते बच्चे हैं, दिव्यांग जो बढ़ते बच्चे हैं, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में भी बात करना चाहूँगी। क्योंकि जैसे नॉर्मल लोग होते हैं तो उनके ये होता है कि एक जैविक जो प्रक्रिया है, वो नॉर्मल लोग जैसे उनकी शादी हो जाती है तो फैमिली को बढ़ाने के लिए या वंश वृद्धि के लिए भी वो एक तरह से महत्वपूर्ण कारक हो जाते हैं। पर हमारे स्पेशल बच्चे कैसे अपने डिज़ायर को सेटिस्फाई करें, कैसे वो करें, तो इसके लिए ये है कि जैसे बढ़ते बच्चे हैं उनमें जो ग्रोथ हो रहा है तो वो मस्टरबेट करते हैं या जिस तरह से अपने सेक्सुअल डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए अपने कुछ जो उनको अच्छा लगता है वो सब चीज़ें वो कर लेते हैं। तो शुरू में जैसे ये होता है कि लोग देखते हैं पता नहीं क्या कर रहा है बच्चा, तो डांटते डपटते भी हैं, मारपीट भी कर देते हैं। एक रोशनी में एक बच्चा था मयंक, मुझे याद है, उसको बच्चे को जो है उस वाले हरकत में उसकी मारपीट कर देते थे उसके पेरेंट्स। तो बच्चा बहुत ज़्यादा वो
एग्रेसिव हो गया था, वो किसी को भी पकड़ना झपटना इस तरह से करने लग गया था वो। तो मैंने उसकी मदर की भी थोड़ी काउंसलिंग की थी उस समय। तो मैंने कहा था अगर इस तरह का है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चा बड़ा है, बढ़ता हुआ बच्चा है, तो उसकी ये डिज़ायर हो सकती है, तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह से वो हरकत कर रहा है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो वहाँ पर, तब तो आभास बहुत छोटा था उस समय। तो मैंने इस चीज़ के लिए अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि आभास भी बढ़ रहा है, तो उसकी डिज़ायर को किस तरह से हम देखें, किस तरह से वो करें। तो वो जिस तरह से घर में जब पहली बार उसने जो मस्टरबेट किया होगा, तो मुझे नॉर्मली लगा, ऐसा कुछ मैंने कोई इसको एक आश्चर्यजनक चीज़ तौर पे नहीं देखा उसको। मैंने कहा नॉर्मल ही एक्टिविटीज़ है वो, तो नॉर्मली देखा हमने उसको। जब उसके 2 या 3 दिन बाद जब मेरे हस्बैंड ने देखा, तो वो एकदम सकपका गए थे वो कि क्या कर रहा है ये। वो डांटने के लिए जैसे ही ऐसे आभास कहने लगे, तो मैंने एकदम उसको स्टॉप किया कि आप मत बोलिए इसमें। तो मैंने बाद में उनको अलग से जाकर समझाया कि हमारे स्पेशल बच्चे हैं, कैसे वो अपने को सेटिस्फाई करेंगे, कैसे हम उनकी वो रिलीज करेंगे अपनी एनर्जी को। तो वो बाद में फिर कन्विंस हो गए, वो समझ गए। उसके बाद 3-4 दिन बाद मेरे बड़े वाले बेटे ने भी देखा, तो मैंने कहा बेटा देखा ये नॉर्मल है, एक्टिविटीज़ है, बच्चा भाई स्पेशल है तुम्हारा, ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ है और तुमको नॉर्मली देखो। तुम यूरिन जाते हो, तुम लेटरिन जाते हो, तुम ये छोटी मोटी चीज़ें जब नॉर्मली ये जो प्रक्रिया है, ये तो एक जैविक प्रक्रिया है ना, तो इसको इतना बड़ा और हवा के तौर पे देखने की क्या ज़रूरत है। हमको नॉर्मली देखना चाहिए। आज हम नॉर्मली देखते हैं आभास के सारे एक्टिविटीज़ को, तो मुझे तो कुछ नहीं लगता, मतलब नॉर्मली लगता है। जैसे वो नहा रहा है, धो रहा है, ब्रश कर रहा है, मंजन कर रहा है, लेटरिन जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, तो नॉर्मली लगता है उसका जो भी वो मस्टरबेट करता है, वो नॉर्मली लगता है इसमें। तो मैंने खुल के इस विषय में लिखा भी है, जो मैंने रियलाइज़ किया। मैं कभी स्कूल में भी डिस्कस करती हूँ या कभी औरों से भी डिस्कशन करती हूँ, तो मेरे घर में जितनी फैमिली मेम्बर्स या मेरे कोई रिलेटिव्स आते हैं, तो वो भी कन्विंस है, तो वो भी उसको नॉर्मल ही देखते हैं। उनके लिए कोई आश्चर्यजनक वाली चीज़ नहीं है वो। तो ये एक मेंटल ग्रोथ है एक तरह से, ये कि अगर हम इस चीज़ को एक नॉर्मल तरीके से सोच पा रहे हैं, तो वो हमारी एक मानसिक वृद्धि है और हमारी एक वो भी है, एक मेंटल ग्रोथ भी है। बिल्कुल। मतलब हमारा एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व का भी एक वो है, डेवलपमेंट है वो। बिल्कुल। तो इसको मैं नॉर्मल ही तौर पर देखती हूँ, और मैं तो चाहूँगी कि सभी जितनी भी संस्था है इन चीज़ों के बारे में भी, मतलब इस विषय में भी ये एक ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि आने वाले समय पर जो है हमारे बच्चों की जो मानसिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, उनकी शादी होगी नहीं होगी, वो तो बात की बात है। वो तो भविष्य के गर्भ में है कि आगे क्या होगा। हमें तो आगे के बारे में सोचना ही नहीं है कल क्या होगा, हमें तो आज देखना है कि आज हमारा बच्चा कैसे सरवाइव कर रहा है और कैसे लोग उस नजरिए से देख रहे हैं। तो ये हमारा डेली डे टू डे हमारा स्ट्रगल है ये। जी, तो एक बड़ा संदेश आपका है तमाम संस्थाओं के लिए कि ये हमेशा आप गुपचुप वाली चीजें नहीं है, आप उनको अभिव्यक्त करने दीजिए। अभिव्यक्त करें, वो जैसे करें, जिस तरीके से करें। इससे क्या होगा, बच्चा शांत हो जाएगा और वो बाहर किसी भी लड़कियों को, मतलब एक होता है ना, एक अपोजिट जो सेक्स है उसकी तरफ इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा। वो नहीं होता है। मैंने आभास को पूरा मैंने एक तरह से रीड कर लिया है उसको। तो जितना शांत है वो, कहीं बाहर जाता है एकदम शांत है वो, बहुत शांत है वो, ये सब नहीं करता, किसी मतलब लड़कियों को देखना भी नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल, मतलब एकदम नॉर्मल हो गया है वो। क्योंकि मैम इच्छाएं है ना, हर इच्छा है फुलफिल हुई है। क्योंकि देखिए मैम, हमारी जैसे डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं, हमारे हर स्टेज के अपने टास्क हैं। कि जब बच्चा बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है ना, तो युवावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में, देखिए हर उम्र के क्या है अपनी जरूरतें हैं। तो कहते हैं कि वो जरूरतें फुलफिल होनी चाहिए, कि अगर आपकी ज़रूरतें फुलफिल होती हैं तो आपकी पर्सनालिटी में जो एक कहते हैं ना कि उसका जो निर्माण है, तो उसी हिसाब से अगर हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वो हमारी फ्रस्ट्रेशन, एंगर के रूप में आप हाइपर होते, तभी तो होते। तो ये भी एक उस उम्र की क्या है, एक इच्छा कह सकते हैं, एक ज़रूरत है। तो बस हम इस जो उसकी पावर है उसको कैसे हम चैनलाइज करते हैं, ये चैनलाइज करने का तरीका है मैम। क्योंकि मैंने भी देखा है, कई कल एक पेरेंट्स से बात हुई थी तो किसी बच्चे के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे मैम मैं अपने बच्चे में भी बहुत डर रहा था कि इस एज में उसको क्या इशू होंगे, लेकिन मैंने अपने बच्चे की ये एज उसके साथ काम करके कुल्ली उसको क्रॉस करवा दी, जो एक एडल्ट एज होती है, ठीक है, टीन एज जिसे हम कहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना तूफानों की उम्र कहा गया है इसको मनोविज्ञान में, कि वो देखिए मैम, भले ही आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उतना नहीं है, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा, वो नीड तो है ही। तो उन इच्छाओं को ज़रूरी है एक स्पेशल पेरेंट्स के लिए भी देखना, और उस जो उनकी वो जो पावर है उसको चैनलाइज वो कैसे करें। और जैसे पावर चैनलाइज की बात की ना मैडम ने, तो बच्चे जो है उनकी हॉबी है, जैसे आभास फुटबॉल खेलता है, साइकिलिंग करता है, तो यहाँ पर भी उनकी एनर्जी जो है, वो जो बाहरी जो एनर्जी है वो वहाँ पर जो एक तरह से डाइवर्ट हो जाती है। बिल्कुल। हाँ,
तो इसलिए जो है वो बैलेंस बहुत जरूरी है जी। और तमाम सारी चीजें जैसे संगीत है, कुछ वाद्य यंत्र है, स्पोर्ट्स है, ये सब, और ड्राइंग है, इन सब की चीजें प्लेटफॉर्म हमें उन्हें मुहैया करानी चाहिए। देना होता है। और क्योंकि जैसे हमारे जो बच्चे हैं, इन सब देने के बावजूद भी उनको उनकी जो बहुत ज्यादा उनमें एक सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होता है स्पेशल लोगों में। मैंने इस चीज को आभास में नोटिस किया है। तो एक तरह से वो स्कूल ही है मेरे लिए, वो आभास। बिल्कुल। डेली मैं जो देखती हूँ, जो मैं भी सीखती हूँ उनसे, मुझे पता चलता है वो सब चीजें। पढ़ रहे हैं, पैदा होने से लेकर जितनी उम्र तक केस स्टडी चल रही है, डेली हम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा सच है वो। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बातचीत इस दिवस के मौके पर हमने की है, और बहुत अच्छे अनुभव निकल कर आए हैं, क्योंकि बहुत कमाल की शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। तो गुरुरानी जी, निर्मला जी, आभा मैम और भावना जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त हमारे तमाम श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। जी जी, थैंक यू सो मच सुनीता जी, धन्यवाद। आप सभी को पुनः बधाई। जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसे कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।